जैसा कि हम पिछले कुछ वीडियो में देख चुके हैं कि किस प्रकार से एन से जेड, जिसको हम आई भी कहते हैं, का निर्माण हुआ। आई से किस प्रकार से क्यू का निर्माण हुआ, क्यू से किस प्रकार का आर का निर्माण हुआ, ये अभी प्रश्न चिन्ह है। और आर से किस प्रकार से सी का निर्माण हुआ, ये हमने देखा। तो ये हमारे प्रश्न हैं। ये हम थोड़ा देखें कि कैसे हम क्यू से आर पर पहुंचे। तो पिछली बार हमने ये देखा था कि यदि हम कोई ऐसी बहुपद समीकरण यानी पॉलिनोमियल इक्वेशन लेते हैं जिसके कोफिशिएंट्स यानी गुणांक परिमेय संख्याएं हैं, यानी रैशनल नंबर हैं या इंटीजर हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, तो कभी कभी उससे हमको √5, √2 - √7 इस प्रकार की संख्याएं मिल जाती हैं। निश्चित रूप से ये संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं हैं, किंतु वास्तविक संख्याएं हैं। तो ऐसा लग सकता है किसी को कि अगर हम ये सारी संख्याएं और मिला दें क्यू में तो हम आर पर पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने ये कहा था कि कोई अगर परिमित समुच्चय है, फाइनाइट सेट है, जैसे 1 2 3 4, तो उसकी गणनीयता यानी कार्डिनलिटी 4 थी। लेकिन चूंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, उसमें अनंत अवयव थे, तो उसकी कार्डिनलिटी को हमने ये कहा था कि n की गणनीयता यानी कार्डिनलिटी वो हमने एक कही थी। और हमने कहा था कि ये बराबर है जेड की गणनीयता के, और ये बराबर है क्यू की गणनीयता के। लेकिन ये बराबर नहीं है आर की गणनीयता की। और जो आर की गणनीयता है वो जो है हमने कहा था कि उसके लिए अलग सिंबल है। तो हमने ये कहा कि जो कार्डिनलिटी है ए की यानी कि एन की, या कार्डिनलिटी है जेड की, या कार्डिनलिटी है क्यू की, उन सबको हमने ए कह दिया। और जो कार्डिनलिटी है आर की या जो कार्डिनलिटी है सी की, उसको हमने स्मॉल सी कहा। ये स्मॉल सी जो है ये बड़ा है ए से। इसका मतलब ये है कि इस सेट से इस सेट पर एक 1-1-2 फंक्शन है, एक एक की संगति है। यहां से यहां एक एक की संगति है, लेकिन यहां से यहां एक एक की संगति नहीं है। और बाद में कभी हम चर्चा करेंगे कि यहां से यहां पर एक एक की संगति है। तो यहां पर इससे ज्यादा अवयव है। अब दिक्कत यह है कि जो संख्याएं हमने किसी बहुपद समीकरण के मूलों से निकाली, रूट से निकाली, उन्हें हम बीजीय संख्याएं कहते हैं। और उनकी जो कार्डिनलिटी है वो भी n की कार्डिनलिटी के बराबर है। तो अगर हमारे सामने केवल बीजीय संख्याएं हम ले लें और उसे हम क्यू में मिला लें, तो उससे आर का निर्माण नहीं होगा। हमें बहुत सारी नई संख्याओं की जरूरत है जिन्हें हम अबीजीय संख्या कहते हैं। अबीजीय ट्रांसेंडेंटल संख्याएं, क्योंकि ये संख्याएं किसी ऐसी समीकरण के मूलों से नहीं आएगी जिसके गुणांक पूर्णांक संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। तो अब हम देखना चाहेंगे कि जो बहुत सारी और संख्याएं बची हुई हैं जिन्हें क्यू में मिलाया जाना है और आर को बनाया जाना है, वो ज्यादातर संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। और अपरिमेय संख्याओं में भी ज्यादातर अबीजीय संख्याएं हैं। जैसे पाई, ये पाई जो है ये अबीजीय संख्या है, या 2⁻√3 ये भी अबीजीय संख्या है। उसका कारण यह है
कि आप कोई भी ऐसी बहुपद समीकरण का निर्माण नहीं कर सकते जिसके गुणांक q में या z में हैं और उसका मूल ये बन जाए या ये बन जाए। तो फिर हम सारी संख्याओं का निर्माण करें कैसे, ये एक प्रश्न हमारे सामने बसता है। तो उसके लिए दो प्रकार की थ्योरी हमारे सामने हैं। एक हमारे सामने डेडेकिंड की थ्योरी आती है, और एक हमारे पास कांतोर की थ्योरी आती है, कैंटर कहते हैं अंग्रेजी में। इन दो थ्योरीज के आधार पर Q से हम R का निर्माण करते हैं, लेकिन उसमें बीच में गैप है, और वो गैप है उच्चक तथा निम्नक का। उच्चक अर्थात सुप्रीमो और निम्नक अर्थात इंफीरियर। तो पहले हम इन दो कंसेप्ट्स को समझेंगे, इन दो संकल्पनाओं को समझेंगे, और इन दो संकल्पनाओं को समझने के बाद फिर हम इस स्थिति में थोड़ा सा पहुंचेंगे कि हम डेडेकिंड थ्योरी को कर सकें। कैंटर थ्योरी को अभी हम नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें और ज्यादा चीज की आवश्यकता है। तो मैं थोड़ा सा आगे के 2 मिनट में आपको किसी समुच्चय का उच्चक क्या होता है या निम्नक क्या होता है ये बताने का प्रयास करता हूं। तो देखिए थोड़ा सा, जैसे मेरे पास एक समुच्चय है, सेट है S, और उसका नाम है n/n+1, जहां n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। तो आप चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। तो इसका निम्नक क्या हो गया, यानी सबसे छोटा क्या हो गया, तो 1/2। इस वाले स्थिति में जो समस्या है वो है उच्चक। ये उच्चक क्या है, सबसे बड़ा अवयव क्या है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। तो ये बड़ा होने का क्रम तो चलता ही चला जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो यहां आपको ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, और आप ये कहेंगे कि उच्चक वो होगा कि ये सारे अवयव उससे छोटे हों, और अगर उच्चक से जरा सा भी छोटा हमने कर दिया तो इस समुच्चय का कोई ना कोई अवयव उससे बड़ा हो जाए। तो वो संख्या यहां पर 1 है। क्यों, देखिए ये आपका 1 है, ये आपका 1.01 है, और ये आपका 0.997 है। जब आप इसमें एक संख्या रखेंगे 999/1000, तो वो हो जाएगी 0.999। तो आप इसके आगे पहुंच गए, तो ये उच्चक कहां से हो जाएगा। कोई भी संख्या 1 से बड़ी है नहीं तो उधर आप पहुंचेंगे ही नहीं, तो ना ये उच्चक है ना ये उच्चक। ये उच्चक क्यों है, एक तो कभी इसमें आएगा नहीं। उसका कारण ये है कि जरा सा भी आप पहले चले जाएं तो इस बीच में कोई ना कोई एलिमेंट इसका आपको जरूर मिल जाए। चाहे आप कोई भी संख्या सोच लें 1 से छोटी, तो यहां पर कोई ना कोई अवयव मिल जाएगा आपको जो उससे बड़ा होगा। एक इसका उच्चक है। तो अगर आप इस उच्चक को ठीक से समझ लें और थोड़ा सा आप परसों तक इस बात का अभ्यास कर लें कि उच्चक क्या होता है, निम्नक भी उसी प्रकार से है, तो फिर हम डेडेकिंड की थ्योरी के द्वारा ये देख पाएंगे कि किस प्रकार से हम Q से R पर पहुंचते हैं। तो हमें थोड़ा अध्ययन करना है, थोड़ा चीज़ों को सोचना है, और तब फिर हम Q से R की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे, और वो लंबे समय में आपके दिमाग में बैठेगा। लेकिन वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जो लिमिट का कंसेप्ट है वो यहीं से आया है, और फिर लिमिट के कंसेप्ट से ही पूरी कैलकुलस बनी है, और फिर कैलकुलस से ही जितने भी विज्ञान हैं, चाहे सामाजिक विज्ञान ही क्यों ना हो, या इकोनॉमिक्स क्यों ना हो, फिजिक्स क्यों ना हो, केमिस्ट्री क्यों ना हो, बायोलॉजी क्यों ना हो, उन सभी में जो बहुत तेजी आई है वो इस लिमिट के सिद्धांत के कारण आई है। तो लिमिट का सिद्धांत जिसकी वजह से आया है उसको हम परसों के वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। कल तो हमारा ग्राफ का वीडियो रहेगा। आज इतना ही, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बातों को सुना।